Hello everyone, I am Vishal Kumar Singh and I am here to teach you on this platform, class 10th science, and our first chapter is chemical reaction and equation. We are going to start with this chapter. So I know you all are very much disturbed these times because you may face these kinds of tension that our exam is very nearer. So this is our initiative to tackle with all your problem with all our members also. So let's start our first chapter. So don't worry about anything. We will be bilingual. Don't worry. We will be bilingual in this session. So our first chapter is chemical reaction and equation. Okay. So before starting with this chapter, let's talk about some changes which we see in our environment. Okay. So we have learned in our previous class that changes, what kind of changes? There are many kinds of changes we see around us. ओके हम लोगों ने देख रखा है ऐसे भी चेंज होते हैं जो सडन होते हैं, एकदम रैंडम भी होते हैं, बहुत लंबे समय के लिए भी होते हैं। कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो फिजिकल होते हैं, कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो केमिकल चेंज होते हैं। और चेंज कहाँ नहीं हो रहा है तो कुछ भी एकदम कांस्टेंट तो है नहीं, चेंजेस तो हमेशा हो ही रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, कुछ चेंजेस ऐसे भी है जो हमें दिखाई देते हैं, कुछ चेंजेस नहीं भी दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ अभी भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ चेंज हम लोग करने वाले हैं आप लोग के साथ। जैसे हम लोग अभी ये इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया हमारे टीम के द्वारा कि हर चैप्टर को बच्चों को टैकल करना है कि बच्चे को प्रॉब्लम्स ना फेस हो अपने बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे और हम लोग के लिए भी थोड़ी सी मदद करेंगे। ठीक है, जैसे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को और लाइक करके हमारे वीडियोस को। हाँ, बट एक बात जरूर है कि आप लोग को एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेना। हम लोग एग्जाम से पहले बिल्कुल सारे चैप्टर्स को, साइंस के, मैथ्स के, सोशल साइंस के सारे चैप्टर को जरूर कवर अप कर दिया जाएगा। और हाँ, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। सो बेसिकली हम लोगों ने पिछले क्लास में, क्लास 9th में ये पढ़ रखा था, चेंजेस जो होते हैं वो ओवर द टाइम भी होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए भी होते हैं, और कुछ कुछ चेंजेस डिजायरेबल भी होते हैं, कुछ कुछ अनडिजायरेबल भी होते हैं। चेंजेस फिजिकल होते हैं। फिजिकल हम लोग जैसे बात करें तो सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना, गैस से फिर वेपर में जाना। चेंजेस ऐसे चेंजेस जो फिर अपने स्टेट में रिटर्न आ सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। और हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी पढ़ रखा था कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। इट मीन्स दैट हम लोगों ने पिछले केस में ये जाना था कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसी चेंज की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, सो हमारा एक कोट है, चेंज तो हमारे नेचर का ही लॉ है। हाँ, नहीं चेंज है, हर जगह चेंज है। सो either इट इज फिजिकल और केमिकल, बट चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। एक चेंज हमारी टीम के द्वारा ईवी क्लासेस के द्वारा भी दिखाया जा रहा है आप लोगों के साथ, जो हम लोग चेंज आपके अंदर लाने वाले हैं, रिन्यू करने का, आपको रिफॉर्म करने का। ये सारी चेंजेस आप भी लोग अपने अंदर देखिएगा ओवर द टाइम। हमारे साथ बने रहिएगा जरूर, सारे चैप्टर्स में बने रहिए, सारी टीम्स के साथ, जितने भी सर पढ़ा रहे हैं आप लोग को उनके साथ जरूर बने रहिए। सो बेसिकली चेंज होता है जहां पे कुछ नई चीजें बनती है। हो सकता है कि नई चीजें ना भी बने, फिर से वही चीज भी आ सके। हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन। तो जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो कुछ नई चीजें बनती है, और वो केमिकल रिएक्शन होता है, हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ रखे थे कि केमिकल चेंज से ही एक केमिकल रिएक्शन होता है। और जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो केमिकल चेंज जरूर होता है, विच मीन्स वी कैन से दैट इज इक्वल टू केमिकल रिएक्शन। ओके, और जब भी हम लोग केमिकल चेंज देखते हैं, वहां पे हम लोगों ने पिछले क्लास में देख रखा था कि केमिकल चेंज होगा तो एक नया चीज बनता है, उसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे एग्जांपल में देखेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कि अगर केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आप लोग बोर्ड पे भी डेफिनेशन देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब कोई दो या दो से अधिक चीज आपस में मिलेंगी, या वेन टू
substance combined together, the compound combined together to form a new substance or compound is known as chemical reaction with the new properties. और जो चीजें कंबाइन करती है ना वो हमारे रिएक्टेंट होती हैं, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो केमिकल चेंज का मतलब ही होता है कि केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जब भी होगा तो वो एक नया चीज बनाएगा नए प्रॉपर्टीज के साथ। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ रखा है या लिख रखा है। केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस, यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, ये एक पहले तो प्रोसेस है in which one or more substances change to form new substance, ठीक है। जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलेंगे तो वो एक बदल करके एक नई चीज बनाएंगे, दैट इज केमिकल चेंज एंड अ केमिकल रिएक्शन टू विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दिस इज आवर मेन पॉइंट। जब भी दो चीज आपस में मिलेंगी तो एक नई चीज जो बनेगी ना वो एक केमिकली डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ बनेगी। एंड ये जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को कि आपस में दो चीजें मिली फिर उससे एक नई चीजें बनी, इसी प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। कि हाँ यहाँ पे आपस में जो रिएक्टेंट्स में जो हम लोगों ने कंपाउंड सब्सटेंस को आपस में मिलाया है ना, उसके एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज किए हैं, आपस में मिले हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी एक केमिकल रिएक्शन, छोटा सा एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग डेली लाइफ में ये भी देखते आ रहे हैं कि हमने कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न किया तो हमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है, ठीक है। कार्बन यहाँ पे देखते हैं ये सॉलिड पार्ट होता है और ऑक्सीजन हमारा गैस होता है, इससे हमारा एक नया चीज जो बनता है वो एक गैस ही बनता है, ठीक है। सॉलिड को और हमने यहाँ पे गैस को जब आपस में मिलाया तो एक नया चीज बना कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एक गैस बना। उस गैस का प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है, इस गैस से, ऑक्सीजन से और कार्बन से। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम्स है ना आपस में एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट किए, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक भी किए और बॉन्ड बनाए भी। जो आप बना हुआ बॉन्ड दिख रहा है इसमें दिख रहा है, सॉरी आप लोग बॉन्ड के बारे में अभी नहीं उतना क्लियरली समझ पाओगे, बट सीनियर क्लासेस में जाओगे तो बॉन्ड के बारे में और अच्छे से समझोगे, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में जानोगे। जान लो कि हाँ एटम्स एक दूसरे के साथ जब लिंक्ड होते हैं बॉन्ड्स के जरिए ही लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एटम्स, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम जो है आपस में एक दूसरे के जो अरेंजमेंट किए हैं वो बॉन्ड्स के थ्रू किए हुए हैं। और यहाँ पे जब रीअरेंज करेंगे खुद के तो ओल्ड बॉन्ड्स जो होता है ना वो ब्रोक होता है। अगर डीपली थोड़ा केमिकल रिएक्शन को समझा जाए तो उसका डीप डेफिनेशन यही है, द एटम्स इन द रिएक्टेंट्स, मतलब ये वाला जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिएक्टेंट। और ये जो हमारा न्यू चीज फॉर्म करता है इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो कि अगर थोड़ा केमिकल रिएक्शन को हम लोग डीपली समझ रहे हैं तो जब एटम्स रिएक्टेंट्स में होते हैं एक दूसरे के साथ रिएरेंजमेंट करते हैं और ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्रूव करते हैं, टूटते हैं और न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म इन प्रोडक्ट। और जो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है इसमें न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। नो एटम्स आर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यहां पे कोई नया एटम नहीं बनता है, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे अगर कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है तो यहाँ पे किसी डिफरेंट एलिमेंट का एटम बन जाएगा, नहीं, यहाँ पे उसी का एटम रहेगा, उसी के साथ ही बनता है। या फिर अगर कहीं खत्म भी होता है तो वो उसी का ही होता है जो रिएक्टेंट में होता है, कुछ नया नहीं होता है, ठीक है। उसी में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन में ये भी देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो होना चाहिए केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। आप लोग को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, बस आप इतना समझ लो केमिकल रिएक्शन मतलब कि कुछ नया चीज बनना, ठीक है। और नया चीज बनने वो नया बॉन्ड के साथ ही बनेगा, ठीक है। और ये जो ओल्ड रिएक्टेंट वाला बॉन्ड होगा वो वहां पे ब्रेक करेगा और ब्रेक करके एक नया बॉन्ड बनाएगा और उससे एक नया कंपाउंड बनेगा नया प्रॉपर्टीज के साथ। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन, ओके। सो आई होप आप लोग केमिकल रिएक्शन समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, ओके। एक और बात ध्यान देना आप लोग कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी ना केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो नई चीजें बनती हैं,
नई प्रॉपर्टीज का, ये अपने दिमाग में ये कंसेप्ट को डेवलप करके रखो। इस चैप्टर को आप लोग जब फर्दर रिएक्शन को देखोगे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन को, वहां पे ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो देखो, जब चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, चेंजेस कैसे चेंजेस होते हैं, क्या हमारे डेली लाइफ में चेंजेस होते हैं? तो क्या डेली लाइफ में हम चेंजेस नहीं देखते केमिकल रिएक्शंस? स्पेस देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे। बोले तो हम यहाँ पे अभी आपको पढ़ा भी रहे, यहाँ पे भी चेंजेस हो रहा है। हम अपनी नॉलेज को आपके थ्रू, आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं आपको। दिस इज ऑल्सो अ चेंज, काइंड ऑफ चेंज, ओके। सो हमारे रियल लाइफ में ना बहुत तरह के हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं जो केमिकल चेंज का बात करेगा, ठीक है, फिजिकल चेंज का भी बात करता है। हम लोग को इस चैप्टर में केमिकल चेंज को समझना है, क्योंकि केमिकल चेंज से ही केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हम लोग डेली लाइफ से एग्जांपल देखते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। ये जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध का दही बनना, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। पहले आपका दूध था, दूध से अब एक नया चीज बन गया, दही बना। तो उसके अंदर एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, गर्मी के दिनों में हम जनरली देखते हैं, जब अराउंड 20 से 30 डिग्री के अराउंड, या 30 से 40 बोल सकते हैं, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अगर टेम्परेचर होता है, तो ये जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है ना, खुद को रिग्रो करता है, सेल्फ मल्टीप्लाई करते जाता है, जिसके कारण से लैक्टिक एसिड वहां पे फॉर्म होता है। वही लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है दूध का दही बना। देखते हो थोड़ा दही भी खट्टा लगता है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर, और सेकंड एग्जांपल हमारा है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज, क्योंकि रस्ट बनेगा, रस्ट से तो आप जो वहां पे जंग लग गया, जंग से आप तो फिर आयरन बना नहीं सकते हो, वो एकदम नया चीज, नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पे जो रस्टिंग होता है, देखना आप जब भी कभी रस्टिंग होगा हमारे एटमोस्फेयर में, हम लोग हमेशा देखते हैं जब भी किसी आयरन के सब्सटेंस ऑब्जेक्ट को ना हम लोग एटमोस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, जो मॉइस्ट एयर हमारे एटमोस्फेयर में होता है, जब ह्यूमिडिटी पूरा हो, ह्यूमिडिटी मतलब कि एयर में वाटर अगर पूरा हो, वहां पे हम लोग देखते हैं कि टाइम वहां पे रस्ट लगना उस आयरन के साथ शुरू हो जाता है। इट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इससे बचाने के लिए हम लोग पेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, और जनरली हम लोग एक प्रोसेस भी पढ़े होंगे शायद पिछले ही क्लास में या उसके पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकते हैं, और आयरन के ऊपर हम लोग जिंक का प्लेट लगाते हैं, या जिंक सॉल्यूशन में आयरन को डिप कर देते हैं, इसके कारण से ये रस्टिंग रुक जाता है। कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, जैसे हम लोग रॉ फूड लिए, वेजिटेबल लिए, वेजिटेबल को हम लोग, या फ्लावर लिए, फ्लावर को हम लोग बनाते हैं, बना करके रोटी बन जाता है या ब्रेड बन जाता है, या फिर आप वेजिटेबल से आपने सब्जी बना लिया, उस सब्जी का देखो नया चीज बन गया, दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। जो आपने फूड बनाया है, उस फूड बना करके आपने उसको डाइजेस्ट कर लिया, वो एक नया सबस्टांस बन गया, ठीक है। फिर वो वापस तो फूड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, और ना ही ये जो हमारा जो दही है वो दूध में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये बात भी आप लोग ध्यान रखना कि जितना भी हम लोग फोकस कर रहे हैं ना, जितने भी टॉपिक्स को पूरा एकदम फुल्ली एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप लोग को समझाते भी जा रहे हैं कि आप लोग को बोर्ड में बहुत हेल्पफुल होगा। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि डाइजेस्ट होने के लिए हमारे बॉडी में वो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से फिर वो एटीपी एनर्जी बनाएगा, वहां पे भी हम लोग देखते हैं नया चीज बन गया एनर्जी। वो तो रेस्पिरेशन भी होता है, मगर ग्लूकोज वो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज ही तो बनता है, और डाइजेशन के बाद वो जो रेसिड्यू होता है वो फेसेस भी बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला एक और हमारी डेली लाइफ में देखते हैं, रेस्पिरेशन। हमारे डेली लाइफ में हमारे साथ डेली हो रहा होता है। जैसे रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे बॉडी में एनर्जी बनता है, ठीक है। जो हम लोग खाना खाते हैं, आफ्टर डाइजेशन वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन के साथ मिलता है, और ऑक्सीजन के साथ कहां पे मिलता है? लोग बायोलॉजी में जरूर पढ़ रखे होंगे। ये होता है हमारे मिटोकॉन्ड्रिया में, सेल का एक सेल ऑर्गेनेल है मिटोकॉन्ड्रिया, वहीं पे ये हो रहा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, उसी के थ्रू हमारे बॉडी में एनर्जी बनता है। देखो यहाँ पे भी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आपस में मिला, वो मिल करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, फिर वाटर बनाया, फिर आपका हीट भी रिलीज करता है, साथ ही साथ एनर्जी भी बनाता है, एटीपी के फॉर्म में बनाता है। तो रेस्पिरेशन भी एक केमिकल प्रोसेस है, नया चीज बन गया, फिर तो वापस एटीपी को फूड में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ठीक है, जो अल्कोहल बनाने का एक प्रोसेस हम लोग जनरली देखते हैं, ठीक है, वगैरह में बहुत जगह सुने भी होंगे।
कि फर्मेंटेशन ग्रेप्स का किया जाता है। जैसे फ्रांस में बहुत बार हमने भी नाम सुना है कि फ्रांस में वाइन्स बहुत ज्यादा बनते हैं क्योंकि वहां पे अंगूर से बहुत ज्यादा वाइन बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें यीस्ट या बैक्टीरिया का रोल होता है, ठीक है, वो उसको फर्मेंट करके वाइन बना देता है। जनरली फ्रांस जरूर फेमस है इसके लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने चैप्टर पे। ये तो हमारा एग्जाम्पल था डेली लाइफ से। एक बहुत ही फेमस रिएक्शन हम लोग देखेंगे अपने फर्स्ट ही पेज पे। तो मैग्नीशियम रिबन को लिया जाता है, उसको अच्छे से क्लीन करके और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न किया जाता है। तो जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन को ना, तो हम लोग देखते हैं कि वहां से व्हाइट डैजलिंग फ्लेम आता है। हाँ, ये याद रखना आप लोग कि जब भी मैग्नीशियम को, यहां पे भी देखो एक केमिकल रिएक्शन है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जब भी बर्न करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। यहां पे भी देखो एक नया चीज बना, ये जो ऐश बनता है ना, ये हमारा एक कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। एक और बात आप लोग ध्यान रखना, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ, एक और बात आप लोग यहीं पे सीख जाओ, ध्यान रख लो। तो मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड ही बनाता है, ठीक है। ये बात भी आप लोग नोट कर लो कि जब भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। यहां पे भी देख ली, रिएक्टेंट है हमारा, इधर साइड जो हम देख रहे हैं ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म किया है ये हमारा प्रोडक्ट है। देखो हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े थे केमिकल रिएक्शन का, वो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे दो सबस्टांस कंपाउंड आपस में एलिमेंट्स मिले हैं तो एक नया चीज बना, एक नया कंपाउंड बना और नए प्रॉपर्टीज के साथ बना, ठीक है। दैट इज वी कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, मैग्नीशियम जीओ बनाता है हमारा। अब देखो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, अपने साथ कुछ चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है। जैसे किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस हम लोग ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, कि हम लोग देख सकते हैं, एकदम डायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे आप लोग चाहो तो ये सब नोट डाउन भी करो कॉपी में अपने साथ, जो जो हमने यहाँ पे आप लोग को लिखवा रखा है, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग को नोट्स बनाने में, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोग, जैसे चेंजेस हमने बात की है कि केमिकल चेंज होगा तो कुछ ना कुछ नया बनेगा। तो जब भी रिएक्शन होता है ना, तो हमें दो तीन चीजें एकदम नोटेबल दिखाई देता है, जैसे कि चेंजेस इन कलर। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे हमको कलर दिखाई देता है, कोई नया कलर बनते ही। आगे हम लोग एक रिएक्शन दिखाएंगे भी जहां पे कलर में चेंज आएगा। दूसरा, टेम्परेचर में भी चेंज आता है, ठीक है, वो भी एक रिएक्शन करके दिखाएंगे। जैसे आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड को बर्न करोगे आप लोग वाटर के साथ, मतलब इसको वाटर में डालोगे तो ये बनाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये जब बनता है ना कुछ हीट रिलीज होता है। यहाँ पे एकदम जब आप इसको करोगे एक्सपेरिमेंट को, या आप लोग कभी बिटल के शॉप पे जाओगे, पान की दुकान पे जाओगे, तो वहां पे देखोगे ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको पानी में लोग डालते हैं और पानी में डालते के साथ वहां पे हीट रिलीज होना शुरू, बुलबुला बबल्स जो होते हैं ना, वाटर बबल्स, वो दिखाई देते हैं। वो एक्चुअली हीट रिलीज हो रहा है उस रिएक्शन में। तो हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए भी केमिकल रिएक्शन में कहीं ना कहीं दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं ना जहां पे गैस भी इवॉल्व करता है। जैसे रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, कोर्स आप लोग को ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइम कहते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्विकलाइम में और स्लेक्लाइम में। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्लेक्लाइम, ठीक है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं क्विकलाइम। यहाँ पे भी देखो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, न्यू चीज बन रहा है, एकदम नए प्रॉपर्टीज के साथ बन रहा है। यहाँ पे भी हीट रिलीज हो रहा है। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पे हीट रिलीज हो रहा है। और ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जहां पे हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जहां पे हीट एब्सॉर्ब भी होता है, ठीक है। हम लोग आगे रिएक्शन डिस्कस करेंगे, बहुत सारे रिएक्शन डिस्कस करेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे ये ऐसे भी रिएक्शन आएगा जहां पे हीट आपको अब्सॉर्ब करते हुए दिखाई देगा। वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने बात कर लिया कि जब भी केमिकल चेंज होगा या केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंज इन कलर दिखाई देगा, चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ गैस भी होता है। चलो फॉर्मेशन इन गैस के देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ गैस होता है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है।
आप लोग बुक में भी देखोगे तो आप लोग को दिखेगा ये रिएक्शन। आप लोग देखना अपने सेकेंड पेज पे एनसीईआरटी के, कुछ कुछ जिंक ग्रैनुअल्स को लिया गया, ठीक है। जिंक ग्रैनुअल्स को लेकर के सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है। मान लो कि हम सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोग के एग्जांपल में दिया होगा, एक्टिविटी में कहीं ना कहीं दे रखा होगा। यहाँ पे देखो, ये हमारा जिंक जो है ना एक मेटल है। इस मेटल का जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड के साथ तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनेगा। इस रिएक्शन से तो ZnSO4 बनेगा, ये एक नया कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ये हमें बताता है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बट ये बात आप लोग नोट करके एकदम कॉपी में रख लो कि जब भी मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन कराते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसको आप साइन से डिनोट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। हम लोग मेटल का जब भी, फिर से ध्यान से एकदम नोट डाउन कर लो आप लोग कि मेटल का रिएक्शन अगर एसिड से कराएंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। इस रिएक्शन में हम लोग ये भी देख चुके हैं कि कैसे गैस फॉर्म करता है। मेटल का रिएक्शन होना चाहिए एसिड के साथ, हाइड्रोजन, और भी प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक प्रोसेस ये भी है कि मेटल का आप रिएक्शन करा दो किसी एसिड के साथ, जरूर वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी चेंज देखने को मिलता है। जैसे इसका भी चलो एक रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे किसी रिएक्शन से हमें स्टेट में चेंज दिखा दे। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, ठीक है। जनरली हम लोग देखते हैं, ये सब आप लोग नोट करके याद रखना सर, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाँ बताओ कि अगर चेंज इन स्टेट होता है तो केमिकली उस रिएक्शन को कैसे दिखाओगे। मान लो ये हमारा हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन गैस है और ये हमारा ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलता है ना तो हमारा क्या बनता है, H2O बनता है, जो कि एक लिक्विड होता है। देखो, दो गैसेस को आपस में मिला है और क्या बन गया, लिक्विड बन गया। स्टेट में चेंज आया कि नहीं आया, आया ना। दिस इज व्हाट वी कॉल अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब क्या, स्टेट से आप लोग ऑफ कोर्स मैटर चैप्टर जब पढ़े होगे तो वहां पे पढ़े होगे। मैटर जो होता है वो उसको हम लोग तीन स्टेट्स में जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसको फिर हीट देते हैं, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए फिर उसको हीट देंगे तो वो वेपर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें स्टेट में चेंज दिखाई देता है, और यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दो चीजें आपस में मिल रही हैं, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं और मिल करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हाइड्रोजन H2 जो है एक मॉलिक्यूल है क्योंकि सेम एटम के साथ मिला हुआ है। ये ऑक्सीजन O2 जो है एक मॉलिक्यूल है क्योंकि ऑक्सीजन के एटम आपस में ही मिले हुए हैं। तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जहां पे स्टेट में चेंज दिखाई दे रहा है। कोर्स ये सारे एग्जांपल आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल हम लोग कडलिंग का बात किए थे, दही जमने वाला, रस्टिंग ऑफ आयरन Fe2O3, जो रस्ट होता है .H2O, कुकिंग ऑफ फूड, उसे फूड बनना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड भी देखें कि कैसे केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन का भी बात की है कि ग्रेप से हम लोग वाइन बनाते हैं, यीस्ट या बैक्टीरिया से ये करके प्रोसेस करके। फिर हम लोग रेस्पिरेशन में भी देखें कि अरबिक रेस्पिरेशन होगा या अनअरबिक भी होगा, ऑक्सीजन के ऑप्शन में तो भी कुछ नया ही बनेगा। रेस्पिरेशन भी एक क्या है, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। फिर हम लोगों ने ये वाला देखा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराया तो हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसको अभी हम फर्दर आगे भी देखेंगे, इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये रिएक्शन। हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी के लिए ना, और आपके एग्जाम्पल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन आप लोग के लिए, ठीक है। ये भी एक केमिकल चेंज को दिखा रहा है। देखो, इसमें जनरली प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है, जब भी कभी केमिकल चेंज होगा ना प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है, उसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से ऐसे करके दिखाते हैं। जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना, फॉर्म होगा तो हमें इसे डाउनवर्ड एरो से करके दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लीड नाइट्रेट को जब हम लोगों ने रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे नीचे में होगा, जब लीड नाइट्रेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, लीड आयोडाइड दिखा दे रहा है। ये जो लीड आयोडाइड है ना, ये हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, और यही आपको यहाँ पे ये येलो कलर जो दिखाई दे रहा है, ये लीड आयोडाइड है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे भी एक
प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है केमिकल रिएक्शन में, जो आपको यहाँ पे कलर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, यह भी आप लोग इसको याद कर लेना, आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, लीड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन, और ये जो बनाता है ये बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, एकदम नोट डाउन करके एनसीईआरटी में आपके दे रखा है, एक्टिविटी में दे रखा है कि लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं। देखो यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हो, ये पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है, इसको लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला जा रहा है, डाल करके यहाँ पे देखो पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एक अलग बन रहा है और ये लीड आयोडाइड अलग बन रहा है। ठीक है, यहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। एक और रिएक्शन हम लोग बात कर लेते हैं, मेटल वाला भी बात कर लिए, ठीक है। अब देखो हमें जो पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिए कि हाँ ऐसे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं, आपस में मिलते हैं, फिर नई चीजें, इसको हम लोग एक तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम लोग उसको एकदम ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिक्स वाटर, क्या ये सही है? अगर सारे रिएक्शन को हम लोग वर्ड फॉर्म में लिखते चले, बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा, इसलिए जब भी रिएक्शंस करते हैं ना हम लोग उसको इस फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में या सिंबल्स के फॉर्म में इसको दिखाते हैं, ठीक है। ये बात, इसको जब आप इसे दिखाते हो तो ये हमारा ये अनबैलेंस है, बैलेंसिंग में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, बेसिक केमिकल इक्वेशन हम लोग केमिकल रिएक्शन को बाई सिंपल दिखाते हैं, केमिकल इक्वेशन यही होता है, ठीक है, सिंबल्स के द्वारा, फॉर्मूला के द्वारा लिख करके। और ये भी याद रखो कि हम लोग जब भी कभी दो चीजों को मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन देते हैं। जब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर प्रोसीड कर रहा होता है तो हम ऐसे हेड एरो से दिखाते हैं कि हाँ रिएक्टेंट से ये प्रोसीड कर रहा है आगे की ओर। जब भी गैस रिवॉल्व करता है तो हम इसे अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि हाँ कुछ निकल रहा है। ये डाउनवर्ड हम लोग अभी बात की है कि जब प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है तो ऐसे हम लोग डाउनवर्ड दिखाते हैं। ये हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस बताता है। और ये हमारा बताता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि देखो हम लोग जनरली ऐसे किसी कंपाउंड को बोल दिया कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिए और उसके बाद उसके सिंबल्स को लिख देते हैं और दिखा देते हैं, तो वो रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है। वहां पे हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। जैसे इसमें आप देखोगे तो ये हमारा अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, हमने केमिकल इक्वेशन लिख तो दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, चूंकि ये डाई एटॉमिक है तो H2 लिखे हैं, ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक है तो O2 लिखे हैं, हमने लिख तो दिया, पर आप बैलेंस नहीं कर किए हो। अभी आपको यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना ये फॉलो नहीं हुआ इस रिएक्शन में। और एक बात आप याद रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जरूर फॉलो होता है, ठीक है। इसका मतलब कि मास को ना हम लोग रिएक्टेंट, जितना मास रिएक्टेंट साइड में होता है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होता है। कभी कभी वो अल्टर भी करता है, मतलब हो सकता है उसके स्थान पे कोई और चीज भी आ जाए, तो वहां पर अलग केस हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता है कि मास खत्म हो जाता है, ठीक है। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा ही करेगा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो केमिकल रिएक्शन लिखा है H2 प्लस O2 H2O, यहाँ पे आप देखोगे ये बैलेंस नहीं, ठीक है। तो हमें इंपॉर्टेंट है ना इस बैलेंसिंग को करने के लिए सबसे बड़ा मकसद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना, कि मास वहां पे ना तो रिएक्टेंट साइड चेंज होगा, प्रोडक्ट साइड में नीचे दोनों साइड इक्वल मास रहेगा। इस चीज को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को। अभी तो ये अनबैलेंस्ड है, शायद पीछे भी आपने बहुत सारे ऐसे रिएक्शन में भी लिख दिए होंगे जो अनबैलेंस्ड होगा, तो भी बैलेंसिंग पढ़े ही नहीं थे, ठीक है। हम लोग जब बैलेंसिंग आगे अभी जो सीखेंगे, आई नो आप लोग बैलेंसिंग से बहुत डर लग रहा है, बट डोंट वरी, आप लोग को यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो और एग्जाम पे फोकस रहो। आप लोग को बैलेंसिंग पूरा साइंस आप लोग एकदम थॉरली एनसीईआरटी से क्वेश्चन के साथ आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि एग्जाम में आप अच्छे से लिख के आ जाओ और अच्छा स्कोर कर लो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आप लोग को ये क्लास केमिकल रिएक्शन का समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, कहाँ कहाँ केमिकल रिएक्शंस होता है हमारे डेली लाइफ में, और
केमिकल रिएक्शन से जो जो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, वो कौन कौन से चेंजेस रिएक्शन के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया, तो थोड़ा उस पर आप लोग ध्यान देना। जितना भी हम लोग एक्टिविटी वाला रिएक्शन किया ना, उसको आप लोग नोट डाउन जरूर करें, और कहीं उसको एकदम इंपॉर्टेंट करके उसको नोट डाउन करके लिखना, क्योंकि एग्जाम में उससे सवाल जरूर आता है, कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, एंड थोड़ा अप्रिशिएशन हम लोग को भी मिलेगा अगर आप लोग लाइक एंड कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को, दैट इज ईवी क्लासेस। ठीक है, देख लो यहाँ पे, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आप लोग को मिल जाएगा इजिली। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर कोई डाउट हो। ठीक है, सो थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके साथ और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए।